इस वक्त हमारे साथ एनसीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह हैं। सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 75 करोड़ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन हो गए हैं, इसके क्या मायने और मतलब है? देखिए, 75 करोड़ डोजेज जो हो गए हैं, एक अचीवमेंट है देश के माध्यम से भी, और दूसरा हमारे अगर आप विश्व के माध्यम से भी देखें तो हमारे देश की जनसंख्या, जो कि विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या को कैटर करता है, वो भी एक होता है संख्या। दूसरी चीज़ है, उससे हमको डिजीज़ में किस तरीके का प्रोटेक्शन मिलेगा या समाज में किस तरीके का प्रकोप आगे हमें देखने को मिलेगा। तो मैं दो तरीके से इसको देखना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैंने बताया नंबर, ये दुनिया के में किसी भी देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि वो अपने जनसंख्या के इतने बड़े समुदाय को एक प्रोटेक्शन दे पाया। दूसरी चीज़, टेक्निकली हम इसको देखेंगे तो जो हमें कोविड का प्रकोप देखने को मिल रहा था, जो हमने सेकंड सर्ज के द्वारा देखा या सेकंड वेव के दौरान देखा, और जो हम आगे थर्ड वेव की जो बात आगे काफ़ी चल रही है कि थर्ड वेव में क्या होगा, क्या पहले वेव से ज़्यादा होगी, या उसको भी हम इसके अनुपात से देखना चाहेंगे। अगर हमारा 75 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, मतलब एक तरीके से हम ये मान के चलें, अगर वैक्सीन की एफिकेसी को नापें तो अगर वैक्सीन की एफिकेसी हम 70% भी मानते हैं तो हम 75 करोड़ का 70%, करीब करीब 50 करोड़ आबादी को हम ये मान के चल सकते हैं कि एक प्रकार की एफिकेसी से इम्यूनिटी मिली। अब उसको हम और आगे देखेंगे तो एक डोज के बाद हमें 75 करोड़ जो हमारा है टोटल डोजेस की बात है। इसमें हमारे कुछ है डबल डोज का कवरेज और कुछ है हमारा सिंगल डोज का कवरेज। सिंगल डोज के कवरेज से जो स्टडीज़ कहती है साइंटिफिक, वो कहती हैं 30 से 31% तक की इम्यूनिटी हमें मिलती है। तो एक हमें मिली 30 से 31%, जो कि हमारे 30 या 35 करोड़ लोग जिनको कि एक ही डोज मिली है, और दूसरी जिनको दोनों डोज मिल चुकी है उनको हम मान के चलते हैं कि 60 से 70% तक की इम्यूनिटी मिल जाती है। तो अगर हम इनको दोनों को समुचित रूप से देखें तो हमको ये होगा कि हमारी काफ़ी बड़ी आबादी को एक प्रकार की वैक्सीन वाली इम्यूनिटी मिल गई है, जो कि एक्सपोजर इम्यूनिटी के अलावा है। एक्सपोजर इम्यूनिटी हमें एक देती है, और जो आजकल आपको परिदृश्य देखने को मिल रहा है वो परिदृश्य दोनों का मिला जुला परिदृश्य है कि हमारे समाज में जो इम्यूनिटी लेवल है एक्सपोजर का या वैक्सीन का, उस इम्यूनिटी ने हमारे अंदर हमारे समाज में जो बीमारी का जो इंसिडेंस होना चाहिए, प्रेवलेंस होना चाहिए, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में करके रखा हुआ है, और जो आजकल आपको देखने को मिल रहा है। केरला में टीकाकरण बहुत हद तक अच्छी रफ्तार से चल रहा था, फिर भी वहाँ पे हालात अभी भी सुधर नहीं रहे। देखिए, हालात सुधरने की आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। केरला में जो ICMR का सीरो प्रेवलेंस सर्वे आया था वो बताता था 44%, जो कि देश में न्यूनतम है किसी भी स्टेट के लिए। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वहाँ ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल बाकी राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा था। अगर ससेप्टेबल पूल ज़्यादा होगा, वायरस का इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन को अटैक करने के लिए ससेप्टेबल लोग ज़्यादा मिलेंगे। कब तक उम्मीद करें सर केरला में हालात सुधरेंगे? मेरे ख्याल से अब हम सुधार की ओर चल रहे हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा डेली जो हमारे न्यू केसेस आते थे वो जो 30,000 तक पहुंच गए थे, एक टाइम में 40,000 तक भी पहुंचे। आज की तारीख में वो काफ़ी हद तक 15 या 16,000 पे आ गए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा ये खुद का अनुमान है कि वैक्सीनेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है और बीमारी भी कंट्रोल में आ रही है, तो काफ़ी हद तक हम लोग इसमें कंट्रोल की ओर ही बढ़ रहे हैं। 100 करोड़ की बात हो रही है सर, 100 करोड़ कब तक अनुमानित या उम्मीद कर रहे हैं आप, जो रफ्तार है? देखिए, मैं आंकड़ों पे इस पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरा इसमें मुख्यतः उद्देश्य ये है कि हम इस बीमारी से कब तक इफ़ेक्टिव कंट्रोल कर लेंगे। अब इफ़ेक्टिव कंट्रोल हम किसको कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी की भाषा में अगर बात करें, जब बीमारी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से बनके एक एंडेमिक प्रॉब्लम के रूप में आ जाती है, जैसा कि हम बाकी बीमारियों में देख रहे हैं। हमने H1N1 स्वाइन फ्लू में देखा, हमने और भी बीमारियों में देखा कि वो आई पहले इस तरीके से बहुत डराया उनने सबको, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी बीमारी एक एंडेमिक रूप ले चुकी। तो इसी प्रकार हमारा इसमें भी अनुभव यही है कि जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एक हमें इम्यूनिटी लेवल बचाएगा, दूसरा हमारे शरीर को एक बार जैसे ही वायरस से एनकाउंटर हो जाता है तो हमारे शरीर के मेमोरी सेल्स में वो चीज़ चली जाती है। मतलब आपने एक सिचुएशन को एक बार डील कर लिया तो मतलब शरीर उसको दूसरी बार लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, और वो एंटीबॉडी की पहचान कर लेता है कि मेरे को ये दुश्मन आएगा तो मेरे को ये एंटीबायोटिक से अपने आप को, एंटीबॉडीज से अपने आप को बचाव करना है। तो ये एक मेमोरी में जाना, चाहे एक्सपोजर के दौरान जाए चाहे इम्यूनिटी के दौरान जाए, लेकिन एक पॉपुलेशन में ये एक मेमोरी इम्यूनिटी आ जाती है।
और इसी के कारण हमको जो पूरा जो हम सोच रहे हैं कि आगे की, वैसे तो ये पेंडेमिक बड़ा कॉम्प्लेक्स पेंडेमिक है, हमारे ज़्यादातर अनुमानों को इसने गलत साबित किया है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि आगे के रूप में हम जैसा साइंटिफिक स्टडीज़ कर रहे हैं, अनसर्टेनिटीज़ को सर्टेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम आगे के 4-5 महीने में, 6 महीने के दौरान निश्चित रूप से हम एंडेमिक की ओर बढ़ जाएंगे। मतलब एंडेमिक की तरफ हम 5 से 6 महीने में आ जाएंगे। जी हाँ। एंडेमिक को अगर मोटे तौर पे संक्षेप में बताएं, पब्लिक अगर जानना चाहती है क्या एंडेमिक। एंडेमिक का हमारा अर्थ सिर्फ ये होता है कि जब बीमारी की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी एक कंट्रोल दायरे में, जो कि हमारा हेल्थ सिस्टम जिसको बियर कर पाए और हमारी पॉपुलेशन में एक सीमित अनुपात के रूप में ये आ जाए। क्योंकि देखिए रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ और वायरल डिजीज़, इनको कंट्रोल, क्योंकि वायरस के लिए हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं होती और एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती है। तो वायरस को देखें, एंटीवायरल्स थोड़े सीमित रूप से, और अभी तक जहाँ तक इसकी बात है कोई भी ऐसा श्योर शॉट एंटीवायरल हम नहीं कह सकते जिससे कि इस वायरस का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। तो आज की तारीख में हम ये मान के चलते हैं कि इस वायरस इन्फेक्शन को हम एक सीमित दायरे तक ला सकते हैं, और वही हमारा प्रयास है कि इसको हम एक ऐसे लेवल पर ले आएँ जहाँ पर कि ये महामारी का रूप ना ले पाए, और हमारी मृत्यु दर जो इसमें हमको शुरू में या दोनों वेव के दौरान देखने को मिली, अप्रत्याशित तौर पर जो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जो कि हमारे हेल्थ सिस्टम को भी जिसने पूरी तरह से स्ट्रेन कर दिया था, तो उसको हम एक तरीके से मैनेजेबल लेवल पर ला पाएँ। ब्रेक थ्रू को लेकर लोगों के मन में चिंता है, टीका लें तब भी इन्फेक्शन हो जाए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एक सामान्य प्रक्रिया है, हम इसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि हमने वैक्सीन भी ले ली और ब्रेक थ्रू भी हो गया, ये तो होगा ही। देखिए, मैंने आपको अभी वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में बतलाया, अगर किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी 100% तो किसी की भी नहीं होती दुनिया में, तो अगर हमारी वैक्सीन की एफिकेसी 70% है या 80% है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 30% या 25%, 20% लोग हमेशा उसमें उस दायरे के बाहर होंगे। मतलब 100 लोगों को वैक्सीन दी गई, 70 को प्रोटेक्शन मिलेगा, 30% को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन ली है उसके बावजूद भी आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ताकि आपको 100% प्रोटेक्शन मिल पाए। और यही मेरा इसमें भी कहना है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस आते हैं, नंबर 1 वो 30% पॉपुलेशन में आएंगे, नंबर 2 हमारी एक अनसर्टेनिटी होती है वेरिएंट्स के दौरान भी। आपने देखा होगा डेल्टा वेरिएंट पर काफ़ी स्टडीज़ की गई हैं और अल्फ़ा वेरिएंट पे भी की गई हैं। इन सभी वेरिएंट में जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो की गई थी ओरिजिनल वुहान वायरस के हिसाब से, और या पहली बार जो हमारा D614N आया था उसके दौरान की गई थी। तो वैक्सीन को मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन अगर एफिकेसी एक सीमा से कम हो जाए तो। यहाँ पर इम्यूनिटी की बात आती है सर, इम्यूनिटी वैक्सीन लेने के बाद कब तक, और ऐसे अगर इन्फेक्शन हो जाए जो नेचुरल इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी कब तक रहती है। देखिए, बड़ा आपने एक वही अनसर्टेनिटी के दायरे में हम आ गए, जैसा कि मैंने वेरिएंट्स का अनसर्टेनिटी बताया, इम्यूनिटी भी एक अनसर्टेन आज की तारीख में है। आज की तारीख में जो अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया है वो ये किया है कि एक इम्यूनिटी एंटीबॉडी लेवल डेवलप होता है वैक्सीन के बाद। अगर वैक्सीन की एफिकेसी के अंदर वाले प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद एंटीबॉडी लेवल ग्रेजुअली कम होना चालू हो जाता है। तो विभिन्न वैक्सीनों में अलग अलग, जैसे हम कोविशील्ड कोवैक्सीन या mRNA और दूसरी वैक्सीन की बात करें तो ये साइंटिस्ट लोगों ने ये स्टडी किया है कि करीब करीब 70 से लेकर 100 दिन के दौरान वैक्सीन का इम्यूनिटी लेवल कम होने लगता है। और इसी के कारण जब इम्यूनिटी लेवल आपका प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी लेवल के नीचे चला जाता है तो आप ससेप्टेबल पॉपुलेशन के पूल में जुड़ जाते हो। तो जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल शुरू में मान लीजिए 70% था, तो बाद में बढ़ के 80 हो जाता है, 90 हो जाता है। तो यही आपको जो वेव का जो प्रक्रिया मिलती है, जो आपको सर्ज मिलती है, या जो हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, वो क्यों बात कर रहे हैं कि एक बार हमको मई के दौरान जो हमारे पूरे देश में भयंकर तरीके से बीमारी फैली और एक्सपोजर हुआ लोगों को वायरस का, उस एक्सपोजर ने एक एंटीबॉडी लेवल डेवलप किया कम्युनिटी में। फिर हम लोगों ने वैक्सीन भी की गति भी बहुत तेज़ी से बढ़ाई। इन दोनों ने ही मिलके हमारे समाज में एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन के पूल को कम करने का काम किया। तो जैसे ही ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल एक सीमा से कम हो जाता है तो कम्युनिटी में जो ट्रांसमिशन है वो अपने आप ही कम हो जाता है। तो आज जो हम देख रहे हैं कम्युनिटी में लो लेवल का ट्रांसमिशन देख रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक आपको और वार्निंग भी देना चाहूँगा। जो लो लेवल का ट्रांसमिशन होता है वो डिटेक्ट करना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो जो अंदरूनी सर्कल बन जाते हैं ट्रांसमिशन के, अगर उनको एंटीबॉडी लेवल कम हो गया
ट्रांसमिशन हमारा चल रहा है, तो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट में जैसे ही 100 दिन या 110 दिन के बाद जब पूल इंक्रीज़ होने लगेगा, तो हमारे कोई भी ऐसी हरकत, चाहे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में लापरवाही कहें या सुपर स्प्रेडर इवेंट करें, अपने घर पर पार्टी करें, अपने त्योहारों को हल्के में लें और ये सोचें कि अब तो कुछ नहीं हुआ 3 महीने से, तो हम लोगों के लिए पूरी खुली छूट है। तो अगर हम त्योहारों के बारे में भी लापरवाही बरतेंगे, पुराने तरीके से उसको लेना चालू करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने आप ही कोविड की वेव को आमंत्रण दे रहे हैं। आमंत्रण दे रहे हैं। सर एक चीज़ और यहाँ पे समझना चाहेंगे, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 साल से ऊपर के लोग, लंबा वक्त हो गया इनका वैक्सीन लिए हुए, दोनों डोज भी पूरे हो गए, जी तो क्या बूस्टर डोज को लेकर कोई चर्चा चल रही है? क्या ज़रूरत पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल चल रही है बूस्टर डोज को लेकर, लेकिन मेरा आपसे इसमें के बारे में यही अनुभव है कि हम लोगों को, जनता को, मतलब मेरा जनता से ही अनुरोध है कि ये चीज़ें हमको साइंटिस्ट पर छोड़ देनी चाहिए। साइंटिस्ट लोग इस बार का एक वैक्सीन का टास्क फोर्स बनी हुई है, एक जो इस बात को स्टडी करती है, दुनिया भर के आंकड़े देखती है और उन आंकड़ों के आधार पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी चलते हैं। हमारे यहाँ लैब में वायरस को, अलग अलग वेरिएंट्स को कल्चर किया जाता है, फरीदाबाद में भी किया गया, NIV पुणे ICMR ने भी किया है, और उसका हम लेबोरेटरी में वेरिएंट्स के ऊपर प्रभाव देखते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि वेरिएंट्स का प्रभाव, वैक्सीन का प्रभाव वेरिएंट से कम होता जाता है या वैक्सीन की एंटीबॉडी लेवल इतनी कम हो जाती है, तो साइंटिस्ट लोग इस बात की रिकमेंडेशन देते हैं कि अलग डोज देके या बूस्टर डोज देके उस इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाया जाए। ये कई देशों में इसको ऊपर काफ़ी आगे बढ़ गए हैं वो, और हमारे वैज्ञानिक भी इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही कुछ होगा निश्चित रूप से वो रिकमेंडेशन भी जनता के सामने लाई जाएगी। री इन्फेक्शन की बात, एक बार कोविड हो गया फिर दोबारा कोविड, इसको लेकर आकलन क्या कहता है अभी तक, या आंकड़े क्या कहते हैं, या आप लोग की सोच क्या है? नहीं, काफ़ी बिल्कुल ये कॉमन चीज़ है। और देखिए, री इन्फेक्शन में हमें कारण देखने की आवश्यकता है। पहली चीज़ तो हम री इन्फेक्शन कह किसको रहे हैं। देखिए, वायरस के एक इन्फेक्शन का एक स्पेक्ट्रम होता है, जहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक से लेके सीवियर सिम्प्टोमेटिक और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो डिजीज़ माइल्ड से लेके मॉडरेट से लेके सीवियर तक जाती है। हमारे शरीर में अगर कम वायरस का डोज होगा तो हमको बीमारी हल्की होगी या हमें पता भी नहीं चलेगा। जो हम कहते हैं ना एक्सपोजर इम्यूनिटी, तो हमारी बहुत सारी आबादी ऐसी है जिनको पता ही नहीं है। जैसे हमारे बच्चों को एक्सपोजर हुआ, जो कि हमें सीरो प्रेवलेंस की स्टडीज़ बता रही हैं, लेकिन बीमारी उतनी नहीं हुई। तो हम लोगों ने ये सोचा कि शायद बीमारी ने बच्चों को अभी तक अटैक नहीं किया है, लेकिन जो सीरो प्रेवलेंस की स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि बच्चों को भी एक्सपोजर हुआ है, उनमें भी एंटीबॉडी बनी है और उनका भी वायरस में एक लेवल का जो मेमोरी सेल में उनके चला गया है। तो जहाँ तक आपकी बात है री इन्फेक्शन की, तो री इन्फेक्शन एक तो हम कहेंगे कि एक ही आदमी को दोबारा ससेप्टेबल हो जाए, मतलब अगर उसको दोबारा इन्फेक्शन हो जाए तो हमको ये देखना आवश्यक है क्या वो सेम वेरिएंट के द्वारा हुआ या डिफरेंट। जैसे पहले डेल्टा वेरिएंट नहीं था, वायरस में म्यूटेशन हुआ, नया वेरिएंट आया और नए वेरिएंट ने पुराने वेरिएंट के द्वारा जो बढ़ी हुई इम्यूनिटी थी, अब जैसे मेरे शरीर में एंटीबॉडी बनी मान लीजिए वुहान वायरस वाले के प्रति, तो वो एंटीबॉडीज मेरे को डेल्टा वायरस के वेरिएंट से प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगी। तो अगर उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया तो मेरे को दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने समझा री इन्फेक्शन हो गया, लेकिन मेरे को जो सेकंड इन्फेक्शन हुआ वो हुआ नए वेरिएंट के द्वारा। इसी प्रकार दुनिया में आप तो जानते ही हैं आज की तारीख में काफ़ी वेरिएंट चल रहे हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, और भी अब नए आ गए हैं, C1.2 आ गया है और MU वेरिएंट भी आ गया। कोई नया वेरिएंट है इंडिया में? नहीं, ये दोनों वेरिएंट पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं। नए AY सीरीज़ को भी डेल्टा प्लस जो काफ़ी जिसका ऊपर हुआ उसका भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसमें काफ़ी AY सीरीज़ 25 तक जा चुकी है। तो हम उसमें 2 सीरीज़ को ख़ास तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं, AY4 और AY12 को, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या इसका ट्रांसमिशन से कोई संबंध है या डिजीज़ की सीवियरिटी संबंध है। तो ये दोनों ही चीज़ें, ये देखिए, ये हम लोग जो इंसाकॉक बना हुआ है उसमें हम इन चीज़ों का अध्ययन करते रहते हैं। तो जीनोमिक एक्सपर्ट जो हमको सलाह देते हैं उसके आधार पर हम उसका कम्युनिटी में प्रभाव देखते हैं कि इस एरिया में AY12 बढ़ गया, तो बढ़ गया तो एक्चुअली में बढ़ने से क्या हुआ, क्या उसका ट्रांसमिशन बढ़ा, क्या उसका सीवियरिटी बढ़ी बीमारी की। तो इस प्रकार हम लोग अध्ययन करते हैं। आज तक मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हम लोगों को इस प्रकार का कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और जहाँ तक C1.2 और MU की बात है, दोनों ही वेरिएंट हमारे देश में अभी तक नहीं आए। क्या नया वेरिएंट आएगा तभी थर्ड वेव आएगा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने आपको अभी ये बताया कि थर्ड वेव आने के 2 कारण हो सकते हैं। एक वेरिएंट की बात एक अपनी जगह है
लेकिन साथ ही हमारे बिहेवियर की बात, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लापरवाही की बात और हमारी जो एंटीबॉडीज़ के लेवल की बात है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। पर्व त्योहार को लेके एक आशंका बनने हाँ जी, बिल्कुल है ना। तो ये भी हमारे बिहेवियर में ही आता है। अगर हम लोग पूरी सावधानी से अपने त्योहारों को बनाएंगे, जैसा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोगों ने काफ़ी हद तक अपनी जीवन शैली में अपना लिया है, तो अगर हम यही माने और त्योहारों को हम पूरी सावधानी पूर्वक मनाएं, हम उसमें भीड़ भाड़ ना करें, हम जैसे गिफ्टिंग के लिए एकदम निकल पड़ते थे बेतहाशा होके या पूरे बाज़ारों में भीड़ भाड़ बढ़ा देते थे, जो कि ये सब इवेंट ऐसे होते हैं जिनसे कि वायरस का ट्रांसमिशन को हम बढ़ावा देते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। दूसरा, हम खुद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर फॉलो नहीं करेंगे और हमारा एंटीबॉडी लेवल कम होता जाएगा तो हमारे खुद के व्यवहार इस बीमारी को बढ़ावा देंगे, जो कि थर्ड वेव का या थर्ड आउटब्रेक का कारण बन सकता है। स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं सर। यूएस की भी एक रिपोर्ट आई, स्कूल खुले, बच्चे ज़्यादा संक्रमित हुए। हमने क्या कोई यहाँ पे स्टडी की है स्कूल खुलने के बाद संक्रमण का क्या रफ्तार है बच्चों में और किस तरह का संक्रमण? स्कूल खुलने के बाद का मेरे पास ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हमने बच्चों में ज़रूर सीरो प्रेवलेंस की स्टडी की है। एक इंदौर में भी की है, एक बाकी जगह भी हुई है। जो हमने वैक्सीन की ट्रायल जो चली है उसमें भी देखा गया है कि 50% से ज़्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। तो मतलब हमारे बच्चों को वैक्सीन लगे बिना ही एक्सपोजर के द्वारा एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं। कोई चिंता की बात? तो चिंता मतलब ये है कि चिंता उतनी नहीं है मेरे हिसाब से स्कूल खुलने में जितनी की दर्शाई जा रही थी कि एंटीबॉडीज़ उनमें बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को हमने बचा के रखा हुआ है उनको किसी उसमें। तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। जितने भी सीरो सर्वे हुए हैं सब ने यही बताया है कि जितना बड़ों में प्रकोप हुआ है उसी की तुलना में बच्चों में भी वायरस का प्रकोप हुआ है। कोवैक्सीन WHO की लिस्ट में कब तक शामिल होगी? कोवैक्सीन का काफ़ी भारत सरकार ने पूरे इसके वो दे दिए हैं, जितने साइंटिफिक एविडेंसेस लगते हैं पूरे डॉक्यूमेंट दिए जा चुके हैं। और मेरा खुद का अनुमान और विभिन्न एक्सपर्ट्स का भी अनुमान ये है कि हमें जल्दी ही इससे, और हो सकता है सितंबर एंड तक या अक्टूबर प्रथम माह तक हमें इसकी अनुमति मिल जानी चाहिए। एक चर्चा होती है सर, कोविड के दौर में जो सांस की और बीमारियां थी उसको लेकर क्या हिसाब किताब रहा है? क्या वो घटी हैं या बढ़ी हैं? वो नहीं, निश्चित रूप से उसमें एक कमी आई है। लेकिन अभी आपने जैसे आप ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, हम लोगों ने मास्क, ट्यूबरक्लोसिस भी ड्रॉपलेट और इस इन्फेक्शन से फैलता है, तो मास्क ने हमको काफ़ी हद तक बचाव दिया। ट्यूबरक्लोसिस का जो परसेंटेज में कमी मानी गई थी कि 20 से 25% तक इसमें कमी आई है, तो एक बहुत बड़ी हमको इससे एक बेनिफिट भी मिला है मास्क को अपनाने से। तो एक ट्यूबरक्लोसिस है, दूसरी स्वाइन फ्लू भी इस बार आपने देखा होगा काफ़ी कम उसका प्रकोप हुआ, नंबर एक। और भी हम बात करें जैसे जो भी रेस्पिरेटरी ट्रांसमिटेड जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप काफ़ी कम रहा। लेकिन फिर भी इसका कुछ पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते कि आप इससे पूरी वो है, लेकिन हाँ कमी निश्चित रूप से हुई है। और उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ही हम मुख्य योगदान मानेंगे, बजाय इसके कि अगर कोविड से इन्फेक्शन हो गया तो हमें दूसरा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब एक वायरस से दूसरे वायरस का क्रॉस इम्यूनिटी का इतना रोल नहीं मानता मैं जितना कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मानता हूँ। सीवेज सर्वे की बात हो रही, थोड़ा अगर बता पाएँ संक्षेप में सीवेज सर्वे क्या है और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सीवेज सर्वे दुनिया भर में आपने को मालूम ही होगा, पोलियो के लिए हम लोग सीवेज सर्वे करते हैं, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, और सीवेज में हमें पोलियो का, वाइल्ड पोलियो वायरस की जो स्टडीज़ चलती रहती हैं। तो एनसीडीसी की हमारी लैब भी इस प्रकार से सीवेज सर्वे करती है। उसी की तर्ज पे ये एक वो किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया मेथड, जिस मेथड के अनुसार सीवेज में हमें कोविड का वायरस ढूंढने का एक प्रक्रिया बनाई गई। तो सीवेज ये होता है कि जब आपके कोई भी आप वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपके गट में भी वो वायरस जाता है। तो अगर इंटेस्टाइन में और उसके माध्यम से आपके सीवेज में वो चीज़ जा रही है, तो सीवेज में ये देखा गया है कि 7 दिन पहले अगर किसी एरिया में ट्रांसमिशन बढ़ रहा है तो उससे कुछ पहले हमें सीवेज में भी वायरस का बढ़ोतरी मिल जाती है। और उस वायरस की अगर हम सीवेज का एक साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करें तो उसको हम पहले पकड़ सकते हैं और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पर कि हमें अपने कंट्रोल मेजर्स को या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो उस प्रकार का ये एक स्टडी है, ये मल्टी सेंट्रिक के रूप में काम की जा रही है। और इंसाकॉग का जो हॉस्पिटल वाली स्टडी है उसके साथ ही हम इसको भी चालू कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे लिए एक, कहाँ करेंगे सर?
ये अभी तो हम फिलहाल मेट्रोज़ के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसका क्योंकि क्या है कि इसके लिए सीवेज हमको तरीके से लेना पड़ता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपीज़ को टारगेट करना पड़ता है और उसमें से एक पर्टिकुलर मात्रा में उस लेके और उसको एक प्रोसेस करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस का अभी ये दुनिया भर में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इसको हम वो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया बढ़ रही है और जैसे ही हम लोग इसमें पूरी तरह से दक्षता हासिल कर लेंगे, निश्चित रूप से ये काफ़ी उस रूप फैलाव के रूप में भी ले सकते हैं इसको। एक सवाल, क्योंकि आप एनसीडीसी के डायरेक्टर से बात हो रही है सर, तो डेंगू आउटब्रेक यूपी में क्या अभी आपका आकलन कहता है सर, अभी क्या स्थिति? देखिए, ये है एक वेक्टर बाउंड डिजीज़ है जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, और वेक्टर बाउंड डिजीज़ का हम ये कहें कि रेस्पिरेटरी या कोविड के माध्यम से उसमें कोई कमी हो गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारी खुद की गतिविधियों पर निर्भर करता है। अगर हम वेक्टर ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ोतरी देते रहेंगे, डेंगू हमारा एडीज़ मॉस्किटो से होता है, जो आपको मालूम ही होगा। डेंगू, चिकनगुनिया और ये सब हमारे एडीज़ मॉस्किटो द्वारा होते हैं, और एडीज़ की जो ब्रीडिंग है, जैसे ही थोड़ा पानी गिरता है फ्रेश वाटर में उसकी ब्रीडिंग बढ़ जाती है, और ये डे बाइटिंग मॉस्किटो है जो कि बच्चों को और किसी को भी काट सकता है। तो आप उस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि वेक्टर ब्रीडिंग जो आंकड़े कहते हैं, वेक्टर ब्रीडिंग बहुत जगह मिली है, और वेक्टर ब्रीडिंग को जब तक कि हम पूरी तरह से लार्वा पॉपुलेशन को समाप्त नहीं करेंगे, अगर आपके लार्वल पॉपुलेशन वेक्टर ब्रीडिंग को प्रमोट करते रहेंगे, तो हम इस प्रकार की बीमारी से जो है उतना बचाव। फिर आ जाती है ट्रीटमेंट की बात। एक बीमारी का फैलाव होगा मॉस्किटो से एक आदमी से दूसरे आदमी को लगने का, और उसके बाद उसका है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फैलाव को रोकने के लिए हमें वेक्टर ब्रीडिंग को टारगेट करना मुख्य रूप से जरूरी है। देश भर में क्या स्थिति होगी डेंगू से? देश भर में कोई ऐसी खास स्थिति अभी आज की तारीख में नहीं है, और लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ जैसे आपको देखो अभी बाढ़ का प्रकोप चल रहा है, चाहे हमारा गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बहुत सारे प्रदेशों में, इवन हमारे आंध्रा और गोदावरी वगैरह में भी बाढ़ की स्थिति है। तो जब बाढ़ आती है तब ये वाटर बॉडीज़ डाइल्यूट हो जाती हैं, उसमें इतनी ब्रीडिंग नहीं होती, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब हम बाढ़ के इससे थोड़े से आगे बढ़ते हैं बरसात के सीज़न से, तो हमारी जो पानी कलेक्ट हो जाता है, फ्रेश वाटर कलेक्शन, वो हमारे इन ब्रीडिंग को वो देते हैं। तो क्या राज्यों को अलर्ट किया है सर? जी हाँ, राज्यों को अलर्ट किया जा चुका है, और हमारा नेशनल वेक्टर बाउंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो डिवीज़न है, जो हमारे एनसीडीसी के कैंपस में ही उसका संस्थान भी है, वो इसके ऊपर लगातार कार्य करता है और लगातार आंकड़े भी इसके देखते हैं, और हम लोग बाकायदा हर बार, और इसके जो मेथड्स हैं कोई बहुत बड़े मेथड्स नहीं हैं। अगर हम अपने कूलर को समय पर खाली करें और पूरी ब्रीडिंग को उसमें चेक करवाते रहें, थोड़ा सा हम ऑयल वगैरह यूज़ करें, मतलब ब्रीडिंग को किस तरीके से मॉस्किटो के जो डेंसिटी है उसको अगर हम अंडर कंट्रोल रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस पर कंट्रोल पा पाएंगे। एक चीज़ और सर, महाराष्ट्र, केरला, साउथ के स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट, हालात कब तक आकलन कह रहा है कि थोड़ा सा काबू में आना शुरू हो जाए? देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि हम चाहे पहली सर्ज को देखें चाहे दूसरी वेव को देखें, पूरे राज्य हमारे एक ही साथ संक्रमित नहीं हुए, ग्रेजुअली संक्रमित होते हैं। 20 राज्य ऐसे थे पहली वेव में जहाँ पे पीक पहले ही आ चुकी थी, जो राष्ट्रीय पीक जैसे अब जिसको हम अभी आज की तारीख में सेकेंड वेव के दौरान कहते हैं कि भाई 7 मई जो दिल्ली का था, उसके बाद 15 मई तक हमने ये मान के चले कि ज़्यादातर राज्य हमारे डिक्लाइन पे आ चुके थे। तो मैं यही बात आपको कहना चाहूँगा, जैसे हमका केरल और महाराष्ट्र का चल रहा है, केरल महाराष्ट्र इनमें थोड़ा सा हमने पहले भी देखा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का, इनमें कुछ अलग ही ट्रेंड चलता है। जैसे चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे गुजरात भी इसमें शामिल था, इसमें गुजरात इतना नहीं हुआ है, गुजरात में काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो गया। लेकिन जहाँ तक मैं इसकी बात करना चाहूँगा दोनों राज्यों की, तो ये हमें आगे भी, ये नहीं है कि केरल और महाराष्ट्र में चल रहा है और हम लोग यहाँ पे जो है ये सोचें कि भाई वहाँ तो अभी तो वहाँ ख़त्म हो रहा है, जैसे वहाँ कम होने लगेगा तो हम ये सोचें कि अब तो पूरे देश में कम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है हमारे 100 दिन पूरे हो जाएं, हम उसमें ससेप्टेबल पूल में चले जाएं, हमारे यहाँ बढ़ोतरी आ जाए, वहाँ डिक्लाइन आ जाए। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान करना की ज़रूरत है। और डिक्लाइन ठीक है, वो एक अपना डिक्लाइन होगा, वो अपने राज्य स्पेसिफिक बात है, लेकिन जहाँ तक पूरे देश की बात है, हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी मेरे हिसाब से किसी भी तरीके की उसमें लैक्सिटी नहीं बरतनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो आने वाले त्यौहार का सीज़न है, उसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि मई से लेकर अभी तक हम लोगों ने एक कंफर्टेबल वातावरण देखा। कारण एक तो सामाजिक एक्सपोजर बहुत हो गया था,
नंबर 2, हमारा वैक्सीनेशन का गति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। नंबर 3, हमारे यहाँ जो वायरस का प्रकोप था, वायरस का इन्फेक्टेड पूल था, वो भी काफ़ी कम था। तो इन्फेक्टेड पूल कम होगा, वैक्सीनेटेड लोग होंगे, एंटीबॉडी लेवल आदमियों में ज़्यादा होगा और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर ये सब रहेगा तो हमारा प्रकोप निश्चित रूप से हम इससे अच्छी तरह लड़ पाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, क्या कोई नए रिकॉर्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं टीकाकरण को लेकर? निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं हम। दिनों दिन आपने देखा कि हमारे यहाँ कितने दिन ऐसे आ चुके हैं जब 1 करोड़ से ऊपर, इवन 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख तक हम लोग पहुँचे हैं। और क्यों नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम नया रिकॉर्ड उस दिन बनाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।